हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही रिसेंट टॉपिक, राम मंदिर का। जो आपको सबको पता ही होगा। आप कोई भी एग्जाम अगर अभी दे रहे हैं, उसमें अगर जीके पूछी जाती है तो भी इसका सवाल आ सकता है। अगर आप लॉ का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें तो 100% आने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल केसेस फाइल किए थे और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस डिस्प्यूट में, इस मैटर में क्या डिसाइड किया, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो हम इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें, जो पॉइंट्स हैं, जो जीके के हिसाब से इम्पोर्टेंट है या फिर लॉ पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, सीधे बात पे आते हैं। तो सबको पता ही होगा, बाबरी मस्जिद, ये अयोध्या के अंदर ये मस्जिद थी। ये डिस्प्यूटेड एरिया था जहां पर हिंदू मुस्लिम रॉयट्स हो रहे थे इस वजह से। तो इस सारे सिनेरियो को, इस सारे इशू को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्री इंडिपेंडेंस और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी से पहले का समय। तब आपको जो है इनिशियल पीरियड, जो स्टार्टिंग पीरियड है कि मुद्दा शुरू कैसे हुआ, ये सब आपको पता चलेगा। और पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद इस इशू में क्या क्या प्रोग्रेस हुई, क्या क्या की पॉइंट्स वहां पर रहे और किस तरह से वो मैटर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाता है और डिसाइड होता है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। तो हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस पे ज्यादा फोकस करना है, बट प्री इंडिपेंडेंस का भी थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। ठीक है, तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है अयोध्या के अंदर, यूपी के अंदर। तो ये माना जाता है कि 16th सेंचुरी में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। अब आपसे ये नहीं पूछा कि भी किसने बनाई थी या फिर मंदिर किसने बनाया था, ये पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं पूछा जाता। बाबरी मस्जिद है, बाबर के ही लोगों के द्वारा, ऑफकोर्स उसके कमांडर्स के द्वारा बनाई गई थी। तो 16वीं शताब्दी में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी अयोध्या के अंदर। फिर ये माना जाता है कि वहां मस्जिद से पहले जो है राम मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर बाबर के लोगों ने वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। ठीक है, तो ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है जहां पर मस्जिद बनी हुई है, अंदर तो मुस्लिम लोग नमाज अदा करते थे, बाहर जो है राम चबूतरा हो गया या सीता रसोई हो गई, ये इस तरह के एरिया थे जहां पर हिंदू लोग जो है अपनी पूजा पाठ किया करते थे। ये सिंपल था, लेकिन धीरे धीरे जो है दोनों ही हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो है डिस्प्यूट होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए, दोनों का ही जो एरिया है बहुत करीब करीब है, लेकिन ये पहले इनिशियली जो है ये सिर्फ एक रिलीजियस मैटर था, पॉलिटिकल इशू ये नहीं बना था। पॉलिटिकल इशू बना ये बाद में, जब पॉलिटिकल पार्टीज बननी शुरू हुई, उनके मोटो जो थे वो रिलीजियस बेसिस पर बनने लगे। वो अपना करियर को हाई करने के लिए इन रिलीजियस इशू को ध्यान में रखकर उन्हें पॉलिटिकल इशू में कन्वर्ट कर दिया गया। आप समझ ही जाएंगे किस तरीके से है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है जो हिंदू मुस्लिम के जो डिस्प्यूट है वो 19th सेंचुरी से स्टार्ट हो चुके थे। अब ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के टाइम में ये डिस्प्यूट ज्यादा नहीं थे या कम थे, नहीं, तब भी थे, लेकिन कोर्ट भी तब बनी हुई थी, मैटर कोर्ट में भी जाता था, बट ज्यादा जो है अंग्रेज जो है ना इस तरह के इश्यूज में इन्वॉल्व नहीं होते थे। वहां पर बस इतना करते थे कि शांति बनी रहे, जो है रॉयट्स नहीं हो। तो वहां पर सभी लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था कि भी इस तरह की एक्टिविटीज ना की जाए। ठीक है, सो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले हिंदू मुस्लिम जो रॉयट्स हैं वो बेसिकली 1853 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका प्री इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले का ये सिनेरियो है। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, डीप में जाएंगे तो वीडियो अननेसेसरी बहुत लंबी हो जाएगी। अब आजादी के बाद क्या क्या इस इशू में प्रोग्रेस हुई, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आजादी के बाद सबसे पहले दिसंबर 1949 में ये मुद्दा गरमाया। क्यों? क्योंकि बाबरी मस्जिद के अंदर जो है राम मूर्तियां, रामलला की जो मूर्तियां है वो प्रकट हुई थी। मतलब ऐसा कहा जाता है कि वहां पर प्रकट हुई थी, वहां पर ये मूर्तियां मिली थी, जिससे ये प्रूव किया जाने की कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पर जो है राम मंदिर हुआ करता था बाबरी मस्जिद की जगह। तो जब ये मूर्तियां वहां से मिली, बरामद हुई, तो हिंदू मुस्लिम के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए और जो सिचुएशन है वो और खराब हुई। तो इस एक्टिविटी की कंप्लेंट जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उस पूरे एरिया को कवर करता है ताकि जो है रॉयट्स, दंगे फसाद ना हो सके। अब फिर 1950 जनवरी 1950 में जो राम चबूतरा के जो महंत थे,
उनका नाम रामचंद्र दास है, उन्होंने कोर्ट में अपील किया था कि इस तरह से वहां से मूर्तियां उजागर हो रही है, मिल रही है, तो ये एक प्रूफ है एक तरीके का कि वहां पर हिंदुओं को जो है पूजा पाठ करने दिया जा सके। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने वहां की सिचुएशन को देखते हुए पूरे ही प्रीमाइसेस, पूरे उस स्ट्रक्चर को लॉकडाउन कर दिया और लोगों का वहां अंदर जाना मना कर दिया। सिंपल है। उसके बाद आपका 1959 में निर्मोही अखाड़ा आता है। निर्मोही अखाड़ा भी क्लेम करता है कि भी उस सारे प्रीमाइसेस को जो है, निर्मोही अखाड़ा को जो है कंट्रोल करने के लिए दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि हिंदुओं का वहां पर अधिकार है। ये मैं मेन मेन चीजें बता रही हूँ आपको, बाकी डिस्कस करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ कि भी किस संगठन ने कब कोर्ट में अपील किया, कब एक्शन लिया, वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड भी आ जाता है। सुन्नी वक्फ बोर्ड भी ये दलील देता है कि हम इतने सालों से वहां पर बाबरी मस्जिद थी, नमाज अदा कर रहे थे, हमारा रिलीजियस राइट है, ये प्रैक्टिस हम कर रहे थे, तो जो है वहां से हिंदुओं को बाबरी मस्जिद से जो वो क्लेम कर रहे हैं वहां से हटा दिया जाए और उसका सारा कंट्रोल जो है ये सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये जो इशू है ये पहले सिर्फ एक रिलीजियस इशू था, बाद में पॉलिटिकल इशू में भी कन्वर्ट हुआ। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो हिंदू फोकस्ड पार्टी थी, उसमें आपकी भारतीय जन संघ जो 21 अक्टूबर 1951 में बनी थी, ये एक हिंदू पार्टी थी। बाद में इसे सक्सीड किया गया आपकी बीजेपी जो 1980 में पार्टी बनी थी उसके द्वारा। अब इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने उस रिलीजियस इशू को एक पॉलिटिकल इशू में कन्वर्ट कर दिया और राम मंदिर बनवाना उनका पहला ये टारगेट मोटो ही रहा था कि वहां पर बाबरी मस्जिद हटा के आप राम मंदिर बनाया जाएगा। तो जिसको बनाने में फाइनली कोर्ट ने भी सहायता करी, क्योंकि कोर्ट ने इस डिस्प्यूट को सॉल्व करा है आपके। ठीक है, ये हम आगे भी देखते हैं। ये अगर आपसे कोई पूछ ले, वैसे तो नहीं पूछेगा, मतलब एग्जाम में कोई नहीं पूछता है कि भी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का मोटो रहा था, ये टारगेट रहा था, नहीं, ऐसा नहीं पूछते। बस आपको समझाने के लिए किस तरह से एक रिलीजियस इशू जो है पॉलिटिकल इशू में कन्वर्ट हुआ। अब जो आपका बीजेएस है, ये भारतीय जनसंघ, ये पॉलिटिकल आर्म है आपका आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इतना मोटा मोटा बताना सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो जिस टाइम ये लीगल इशू अराइज हो रहे थे कि जो ये संगठन है ये कोर्ट के अंदर अपील कर रहे थे, अपना अपना अधिकार जमा रहे थे, उस समय जो है कांग्रेस पार्टी आपका सेंटर में थी, रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी। और अगर आपने मेरी पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन की अगर वीडियोस देखी हैं तो मैंने ये सिनेरियो समझाने की कोशिश करी है कि किस तरह से लेजिस्लेचर और कोर्ट के बीच में जो है थोड़ी सी अनबन रहती थी कि भी ये शो करने के लिए हु इज मोर पावरफुल। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको उस समय का पॉलिटिकल सिनेरियो समझ आ सके। कांग्रेस उस टाइम पे रूलिंग पार्टी थी और हर पार्टी कोशिश करती थी कि भी जो लोग हैं उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो, उनको गवर्नमेंट में वो लेकर आए। तो कांग्रेस उस टाइम पर रूलिंग पार्टी थी और उसी टाइम पर बीजेपी का गठन हुआ था, जब बीजेपी ने इस मुद्दे को अपना एक अहम मुद्दा बनाया पॉलिटिकल करियर के अंदर। और उस टाइम पे शाह बानो केस आया था 1986 में। उसमें कोर्ट ने डिसाइड किया था, जो मेंटेनेंस को लेकर था बेसिकली, कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो अपने पर्सनल लॉ से बाहर, जो आपका सीआरपीसी में सेक्शन 125 जो मेंटेनेंस से रिलेटेड है, उसमें भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ठीक है, इससे जो है मुस्लिम लोग जो है उनके सेंटिमेंट्स बड़े हर्ट हुए थे। उनको लगा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पे अटैक है एक तरीके से। तो अपने इलेक्शन में जीतने के लिए, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले थे, तो कांग्रेस पार्टी जो रूलिंग पार्टी थी वो कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस, कुछ नए लॉ लेकर आई थी, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को ओवरपावर कर दिया था। ये बता रही हूँ ताकि आप लिंक जोड़ सको इन चीजों के बीच में। ठीक है, तो उस टाइम पे कांग्रेस जो है इस कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जो है नए कानून लेकर आई थी। ठीक है, सिंपल है, आगे देख। अब कोर्ट के डिसीजन आने के बाद और गवर्नमेंट के नए कानून लाने के बाद क्या हुआ कि भी
मुस्लिम लोग तो कांग्रेस की तरफ अट्रैक्ट हो गए, लेकिन हिंदुओं के लिए क्या? तो उनको खुश करने के लिए जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उन्होंने उस एरिया जो बाबरी मस्जिद का जो प्रीमाइसेस था वहां के ताले खोल दिए ताकि हिंदू लोग जो है वहां पर अपनी पूजा पाठ कर सके। लेकिन इसका रिजल्ट ये निकलता है कि सांप्रदायिक दंगे वो बहुत ज्यादा होने लगे, देश के कोने कोने में होने लगे, सिर्फ अयोध्या के अंदर ही नहीं, दूसरे एरिया भी जो है इससे प्रभावित होने लगे। तो उसके बाद आपकी BMAC, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी भी बनी थी, जिसका लेकिन एज सच कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया, बट इसको बनाया गया था। फिर अगस्त 1989 लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ये डिसाइड करती है, उतने सारे दंगे होने के बाद कोर्ट के अंदर ये जो है अपील जाती है कि भी इस एरिया पे जो है कुछ डिसाइड किया जाए। तो कोर्ट ये कहते हैं जब तक कोई डिसीजन नहीं आ जाता है कोर्ट का, तब तक उस एरिया को, उस प्रीमाइसेस को दोबारा से बंद कर दिया जाए और किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति को अंदर जाना मना कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1989 में इलेक्शन होता है, कांग्रेस पार्टी हार जाती है। इस वजह से नहीं, और भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं उसकी हार के पीछे, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं सरकार में, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है इलेक्शन हार जाती है। ये एक मेजर है। उसके बाद रथ यात्रा एक बड़ा एक मेजर स्टेप होता है इस सारी स्टोरी में ट्विस्ट लाने के लिए। अब इस सारे इशू में एक मेजर ट्विस्ट रहता है रथ यात्रा का। रथ यात्रा किसने, लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी रथ यात्रा। ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक चली थी। मतलब ये एक रथ पर, जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का जो बनाया गया था रथ, उस पर वहां सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक ये आए थे। ये पूरी एक पूरा एक सफर था, रैली थी, जो आपकी 25 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर 1990 तक चली। ये बहुत सारे स्टेट्स को कवर करते हुए गई थी। इसे रोकने के लिए बहुत कोशिशें की गई, बहुत बार इन्हें अरेस्ट भी किया गया, रोका गया, लेकिन फाइनली ये 30 अक्टूबर 1990 में ये खत्म हो गई। अब इस रथ यात्रा का मोटिव तो यही था कि भी राम मंदिर बनवाया जाएगा। पूरे देश के हिंदुओं को बोला जा रहा था कि आप अयोध्या आइए, अपनी सेवाएं दीजिए और इस कार्य को पूरा करने में हमारी सहायता करिए। अब सब लोगों को इसके बारे में जानकारी भी हो चुकी थी। अब ये एक मेजर स्टेप था। उसके बाद एक ट्विस्ट ये आता है 1991। इससे पहले जब कांग्रेस हार गई थी तो एक मिलीजुली सरकार बनी, लेकिन वो सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। उसके बाद दोबारा से 1991 में इलेक्शन होते हैं। उसके अंदर 1991 में ही जो है राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है, जिसकी वजह से कांग्रेस को सिंपैथी वोट मिलता है और कांग्रेस जो एक भारी बहुमत से जीत जाती है और फिर से वो पावर में आ जाती है। अब ट्विस्ट ये आता है कि यूपी के अंदर तो बीजेपी की सरकार थी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस की बन गई थी। अब दोनों के बीच किस तरह से तनातनी हुई और किस तरह से ये सारा जो प्लॉट है, जो सारा जो इशू है, किस तरह से प्रोग्रेस होता है, वो हम देखते हैं। अब हम बेसिकली लीगल पॉइंट पे ज्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि कोर्ट के अंदर जो है मैटर जो है डिसाइड क्लब करे जा रहे थे। जितने भी जो पिटिशंस आई थी कोर्ट के अंदर, उनको क्लब करके जो है कोर्ट अब उन्हें डिसाइड कर रही थी। अब देखिए, रथ यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकलता है कि पूरे देश से जो है एक जन सैलाब वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और उसका रिजल्ट ये होता है कि 6 दिसंबर 1992 को वहां पर लाखों की जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, उसने मिलकर बाबरी मस्जिद को ढा दिया, मतलब डिमोलिश कर दिया। उसके बाद लिब्राहन कमीशन बना। इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिब्राहन कमीशन जो है किस मुद्दे से रिलेट करता है या फिर इसे कब बनाया गया था, ये सब चीजें। तो लिब्राहन कमीशन बना 16 दिसंबर 1992 में, जिसका काम ये था कि ये जो बाबरी मस्जिद ढा दी है, इसको मतलब इसकी जांच पड़ताल की जाए, क्या कारण रहे थे, ये सब कुछ। तो इसकी जांच पड़ताल के ही लिब्राहन कमीशन बनाया गया था। अब उसके बाद पॉलिटिकल ट्विस्ट ये आता है कि सेंटर में 2002 में फिर से इलेक्शन होते हैं और सेंटर में बीजेपी आ जाती है, कांग्रेस हार जाती है और अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इसके बाद कोर्ट एक्शन लेता है। एक्शन इन द सेंस की भी जो डिसीजन आ रहे थे उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो 2003 के अंदर जो है कोर्ट जो है ऑर्डर करता है कि एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया जाए। इस मैटर को फाइनली डिसाइड करने से पहले एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया जाए और ये पता लगाया जाए जहां पर ये बाबरी मस्जिद थी जो बाद में ढा दी गई थी, वहां पर पहले क्या था, कि मस्जिद थी या वहां पर हिंदू
मंदिरों के कोई अवशेष या फिर क्या वहां पर पहले कोई हिंदू मंदिर भी था क्या, इसके सर्वे के लिए एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाया गया, जिसका बाद में रिपोर्ट यही आती है, वो यही बताता है कि भी हाँ, बाबरी मस्जिद से पहले वहां पर कुछ हिंदू मंदिरों के कुछ जो है प्रमाण मिले हैं, ढांचे मिले हैं, जिसे प्रूव होता है कि मस्जिद से पहले वहां पर हिंदुओं का कुछ कोई कलाकृति मतलब मंदिर टाइप कुछ रहा होगा। लेकिन उसने सीधा सीधा ये नहीं बोला कि हाँ वहां राम मंदिर ही था, लेकिन ये जरूर बोला कि हिंदुओं का कोई मॉन्यूमेंट, कोई स्ट्रक्चर वहां पर था बाबरी मस्जिद से पहले। अब ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि बाद में इसी रिपोर्ट को ध्यान में रखकर और भी बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड किया था। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच था, ये 3 जजेस बेंच रहा आपका, जस्टिस सुधीर अग्रवाल, एस यू खान और डी वी शर्मा जो है, इनके द्वारा अभी मैं आपको इसका डिसीजन भी बताऊंगी कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था। ये आपका 3 जजेस बेंच केस था और कोर्ट ने क्या डिसाइड किया ये मैं आपको बताती हूँ। और हाँ, ये जो आपका मैटर है ये इंडियन हिस्ट्री का सेकंड लॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला मैटर था, दूसरे नंबर का। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल जो है फर्स्ट कोई नहीं पूछ रहा है, सेकंड पूछ लेते हैं कि ऐसा दूसरे नंबर का कौन सा केस है जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक चला। तो ये बाबरी मस्जिद केस जो है ये आपका सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट केस रहा आपका चलने वाला इंडियन हिस्ट्री के अंदर। अब इसका डिसीजन देख लेते हैं कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था। अब देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आता है 30 सितंबर 2010 को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट भी आ चुकी होती है, तो अब कोर्ट इसमें डिसाइड करती है जो यहाँ पर 3 पार्टीज थी, अब उस पूरे डिस्प्यूटेड एरिया को अब इन 3 पार्टीज के बीच में कोर्ट डिवाइड कर देती है। जैसे कि जो मेन प्रेमाइसिस था जहां पर मूर्तियां बरामद हुई थी, तो वो एरिया जो है राम जन्मभूमि न्यास को दे दिया जाता है, और जहां पर राम चबूतरा और सीता रसोई थी वो एरिया जो है वो निर्मोही अखाड़ा को दे दिया जाता है। और इसके अलावा जो बचा हुआ हिस्सा था वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है। लेकिन अब इस कोर्ट के डिसीजन से ये तीनों ही पार्टीज जो है सेटिस्फाई नहीं थी, हैप्पी नहीं थी। फिर ये पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है 2011 के अंदर। फिर वहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है वो चालू होती, स्टार्ट होती है 2017 से 19 तक। 2019 में इसका फाइनली डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये केस है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में आपके सारे लीगल पॉइंट आएंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जो मैटर है सब जानते हैं, अयोध्या डिस्प्यूट केस के नाम से सब जानते हैं इसे, लेकिन इसका नाम है दिस इज एम सिद्दीकी डी थ्रू एलास वर्सेस महंत सुरेश दास एंड अदर्स। ये मैटर था सुप्रीम कोर्ट में जो 2019 में डिसाइड हुआ था। तो 9 नवंबर 2019 में इसका डिसीजन आया था। इसमें 5 जजेस बेंच आपका केस रहा। इसमें हमारे जस्टिस गोगोई, जस्टिस बॉब्डे, जस्टिस टी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नजीर, जो ये आपके 5 जजेस थे जो पूर्ण सहमत से जो है इसका डिसीजन आया था। 5-0 से इसको डिसाइड किया गया था। तो इनके आप अपने जजेस के नाम जरूर याद रख लीजिए। 5 जजेस बेंच था, ये आपसे पूछा जा सकता है। अयोध्या डिस्प्यूट तो सबको ही पता होगा, लेकिन केस का नाम भी याद रखिए। इस मैटर का डिसीजन कब आया था, हो सकता है डिसीजन की डेट ना पूछे। ठीक है, तो जब ये इसकी हेयरिंग चली थी, अराउंड 40 दिनों तक इसकी हेयरिंग चली थी। मैंने आपको सब अभी बताया, ये सेकंड नंबर का सबसे लंबा चलने वाला केस था। और जब तक इसकी हेयरिंग चली थी तो कोर्ट ने जो है एक ट्रस्ट बना दी थी और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका रिसीवर बना दिया था कि जो डिस्प्यूटेड एरिया वो ट्रस्ट देखेगी तब तक जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है। तो जब कोर्ट का ये डिसीजन आया तो सबसे पहले कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उस पर रोक लगा दी। मतलब जो एरिया का जो डिवीजन किया गया था, जो पार्ट्स को डिवाइड किया गया था और संगठनों को दिया गया था, वो बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि उन्होंने उस चीज की डिमांड की ही नहीं थी, उसकी जरूरत ही नहीं थी। और उसका जो डिवीजन है वो थोड़ा सा एप्रोप्रिएट नहीं था, तो उस पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने अब इस पूरे प्रीमाइसेस का जो डिवीजन है वो अलग तरीके से किया। वो किस तरह से किया? सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी गई, लेकिन उस एरिया से बाहर अयोध्या में ही कहीं पर भी उन्हें 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी।
और जो मेन प्रेमाइसिस था जहां पर वो आइडल्स निकली थी, जहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने भी बताया था कि यहाँ पर हिंदू आर्किटेक्चर था पहले, तो वो सारा मेन प्रेमाइसिस जो है वो सारा ही वो आपके रामलला विराजमान को दे दिया गया था, जिस पर आप अब जो है वो राम मंदिर भी बना है। तो ये सारा था इसके अंदर। और इसमें हाँ एक चीज, मोल्डिंग ऑफ रिलीफ, कोर्ट ने पार्टीज को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ भी जमा करवाने को बोला था। ये क्या होता है? ये एक ऑल्टरनेटिव रिलीफ होता है जो पार्टीज क्लेम करती है। अगर कोर्ट जो है उनको वो रिलीफ नहीं दे पाती है तो एक ऑल्टरनेटिव रिलीफ उन्हें क्या दिया जाना चाहिए वो पार्टीज से मांगती है कि भी आप स्टेटमेंट सबमिट करवाइए। एक मोल्डिंग ऑफ रिलीफ, एक ऑल्टरनेटिव रिलीफ, आपको और क्या दिया जा सकता है जिससे आप सेटिस्फाई हो जाओ। तो ये सारा इंपॉर्टेंट था इस केस के बारे में। एंड आई होप कि भी आपको ये सारा मैटर समझ आया होगा। और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए मुझसे। और एक चीज और, एक फरवरी 2016 में राम मंदिर के निर्माण के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में एक जो है केस फाइल हुआ था आपके सीनियर एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी के भी द्वारा, जिन्होंने राम मंदिर बनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। ये एक छोटा सा था पॉइंट जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो ये सारा था आपके इस केस के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया होगा सारी स्टोरी, सारा बैकग्राउंड, सब कुछ, लो पॉइंट भी। आई होप कि कोई डाउट नहीं रहा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।